व्यूअर्स, यह आज का क्लास 9th के लिए यह बायोलॉजी का क्लास। पिछले वीडियो में आपको बताया गया कि जो कोशिकाओं में विभिन्न भाग हैं उनमें आपने देखा कि सेल वॉल क्या है और प्लाज्मा लेमा क्या है, उसकी संरचना। हम कल भी बताए थे कि आपको प्रत्येक कोशिकांग को या कोशिका के भागों की संरचना और कार्य, यदि उसमें प्रकार हैं तो प्रकार तथा इनकी खोज आदि का जानकारी प्राप्त करना है। तो आज उसी के क्रम में हम देखेंगे वैक्यूल। यह कोशिका का निर्जीव भाग होता है तथा यह वनस्पति कोशिकाओं में मुख्य रूप से पाया जाता है। विकसित जंतुओं की कोशिकाओं में, विकसित जंतु कोशिकाओं में इनका प्रायः अभाव होता है। वनस्पति कोशिकाएं भी जो नवनिर्मित होती हैं, तुरंत बनी होती हैं, या तो बहुत छोटी या अनुपस्थित होती हैं। जैसे विभज्योतकी ऊतकों की कोशिकाओं में प्रायः रिक्तिकाओं का अभाव होता है। तो ये था रिक्तिकाओं का वितरण। आप जाने ये मुख्य रूप से वनस्पति कोशिकाओं में पाए जाते हैं। विकसित जंतुओं के कोशिकाओं में यह प्रायः अनुपस्थित रहते हैं, परंतु इनके विभिन्न रूप छोटे जंतुओं की कोशिकाओं में भी पाए जाते हैं। यह कोशिका के निर्जीव भाग होते हैं, अर्थात में सजीवता नहीं होती है। रिक्तिकाओं के प्रकार आप देखें कि ये प्लांट सेल जो आप देखते हैं, अगर ये मैच्योर प्लांट सेल है तो इसमें एक या दो बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। इन रिक्तिकाओं के चारों झिल्ली की रचना होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। इस झिल्ली को ध्यान रखें, वनस्पति कोशिकाओं में बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं जो प्रौढ़ हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। वह बड़े बड़े वैक्यूल्स की चारों झिल्लियाँ होती हैं, एक मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं और इसके अंदर रस भरा रहता है, इसीलिए इन्हें रसधानियाँ कहते हैं। इसी रस को हम कोसा रस कहते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है, गलती करते हैं हम। क्या गलती करते हैं? कोसा रस का अर्थ समझ लेते हैं कोशिका के अंदर भरा रस, अर्थात साइटोप्लाज्म को ही गलती से कोसा रस कहते हैं, जबकि कोसा रस टोनोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ रस है। यह कोसा रस है, सेल सैप है। ध्यान रखें, कोसा रस क्या है? टोनोप्लास्ट के अंदर भरा हुआ रस है जो वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है। देखें वैक्यूल्स के प्रकार, कई प्रकार के वैक्यूल होते हैं। टोनोप्लास्ट जो वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है इसे रसधानियाँ कहते हैं। टोनोप्लास्ट एक झिल्लीवत आवरण होता है जिसके अंदर रस भरा होता है। भोजन पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ आदि इसमें भरे होते हैं। दूसरे प्रकार के एयर वैक्यूल, एक खाली रिक्तिकाएं होती हैं, इनमें एयर भरा रहता है, इसीलिए से वायु रिक्तिकाएं भी कहते हैं। यह जंतुओं की छोटी छोटी विकसित कोशिकाओं में या पौधों के छोटे नवनिर्मित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। दूसरे फूड वैक्यूल और एयर वैक्यूल एक कोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं, जिनमें भोजन संग्रहित रहता है और यह भोजन पदार्थ अमीबा पैरामीशियम पचाते हैं और उसका अवशोषण करते हैं। तो भोजन भरे रहने के कारण इसे फूड वैक्यूल, खाद्य धानियाँ कहते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, यह जलीय जीव, एक कोशिकीय जीवों में, एक कोशिकीय जीव प्रायः सभी जलीय हैं। तो जो जलीय जीव हैं, जो ऐसे जीव हैं जो जल में रहते हैं, उनमें
उनकी कोशिकाओं में यह कंट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील धानियाँ पैदा। जब वह जीव किसी सादे जल में पहुंचता है तो उसकी संकुचनशील धानियाँ बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि शरीर में आए हुए अतिरिक्त जल को यह जीव अपने इस रिक्तिकाओं में संग्रह कर लेते हैं। और कभी जब यह जीव अधिक सांद्र घोल में पड़ जाता है तो वही जल निकल करके बाहर आता है, जिसे कोशाद्रव्य पतला हो जाता है। इस तरह से अमीबा पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीव इस रिक्तिकाओं की सहायता से अपने शरीर में जल की मात्रा का नियमन करते हैं, जिसे परासरण नियमन कहते हैं, और इन धानियों को संकुचनशील धानियाँ कहते हैं। फिर हम देखते हैं कार्य, वैक्यूल्स के कार्य। पहला कार्य, ये जल, भोजन, उत्सर्जी पदार्थ आदि का संग्रह करती हैं, कोशिकाओं को आकार प्रदान करती हैं, कोशिकाओं को स्थिति बनाए रखती हैं, परासरण नियमन करती हैं, रंगा पदार्थ का संग्रह करती हैं, जिससे वह भाग रंगीन दिखाई देते हैं। इस तरह से जो है यह जीवों का नियमन करती हैं। अब हम दूसरा भाग देखेंगे, वो है प्रोटोप्लाज्म। दूसरा भाग प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य। कोशिकाओं के अंतर्गत इसकी खोज जो है परकिंजे ने किया था। जीव द्रव्य की खोज परकिंजे ने किया और प्रोफेसर हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। यानी प्रोफेसर हक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार बताया। प्रोफेसर हक्सले ने बताया कि वास्तव में जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है, अर्थात जहाँ जीव द्रव्य नहीं है वहाँ जीवन नहीं है। जीवन संबंधी समस्त क्रियाएं, समस्त बातें जीव द्रव्य में दिखाई देती हैं। इसी को हम जीव द्रव्य का जैविक गुण कहते हैं, क्योंकि जीव द्रव्य के अंदर ही वृद्धि, जीव द्रव्य के बढ़ने से वृद्धि होती है। जीव द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया है जिसमें श्वसन होता है। जीव द्रव्य के अंदर ही राइबोसोम्स है जिसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। जीव द्रव्य में ही गाल्जिकाय है जिससे उत्सर्जन का कार्य होता है। इन सब कार्यों को मिला करके हम कहते हैं कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, और इसी को हम जीव द्रव्य के जैविक गुण भी कहते हैं। तो जीव द्रव्य का भौतिक गुण देखें, जीव द्रव्य का भौतिक गुण देखने में, छूने में कैसा लगता है, यह जीव द्रव्य का भौतिक गुण है।
जिसे आप लिख सकते हैं। नंबर 1, जीव द्रव्य अर्धपारदर्शक श्यान चिपचिपा चिपचिपा और जैली जैसा तरल है। दूसरा, जीव द्रव्य में अनेक स्वरूपों में पाया जाता है। यह दानेदार, तंतुमय, जालिकावत, झागदार, विलयन होता है। नंबर 3, या विलयन पायस या कोलाइडल के रूप में होता है। कोलाइड के रूप में होता है। कोलाइड के रूप में होता है। जीव द्रव्य उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होता है। इसमें संवेदनशीलता पाई जाती है। जीव द्रव्य उत्तेजन के प्रति संवेदनशील होता है, इसमें उत्तेजनशीलता पाई जाती है। यह साल और जेल के रूप में पाया जाता है। यह साल और जेल के रूप में पाया जाता है, जिसके कारण भ्रमण व परिभ्रमण गतियां होती रहती हैं। गतियां होती रहती हैं। जीव द्रव्य के भौतिक गुण में देखा है। जीव द्रव्य अर्धपारदर्शक, श्यान, चिपचिपा होता है। जीव द्रव्य का स्वरूप दानेदार, तंतुमय, जालिकावत या झागदार भी होता है। जीव द्रव्य का विलयन पायस या कोलाइड के रूप में पाया जाता है। यह संवेदनशील होता है, किसी भी उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होता है। यह सॉल से जेल और जेल से सॉल के रूप में बदलता रहता है, अर्थात इसका स्वरूप जो है कभी गाढ़ा, फिर गाढ़े से फिर पतला, फिर पतले से गाढ़ा, इस तरह बदलता रहता है। यह जीव द्रव्य स्थिर नहीं होता, हमेशा वो चलता रहता है, साल से जेल में बदलते हुए भ्रमण करता रहता है। शायद इन्हीं गतियों के कारण ही जीव द्रव्य जीवित होता है, और ये जीवित होने का मुख्य लक्षण है कि जीव द्रव्य में हमेशा गतियाँ होती रहती हैं। अब हम देखेंगे जीव द्रव्य के रासायनिक गुण। जीव द्रव्य के रासायनिक गुण तो नोट कर लेंगे यहाँ पर। जीव द्रव्य का रासायनिक गुण ज्ञात करना बहुत कठिन है, क्योंकि जीव द्रव्य को छूते ही यानी अलग करते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। जीव द्रव्य का रासायनिक गुण पता करना बहुत कठिन है, क्योंकि जब ही इसके हम अलग करते हैं इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद जीव द्रव्य के रासायनिक अणु ही रह जाते हैं, उसकी वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। तो जीव द्रव्य के रासायनिक गुण में इस
इसका रासायनिक संगठन हम बताते हैं, जैसे जल इसमें पाया जाता है, और फिर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन होते हैं, और आरएनए तथा डीएनए होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, और फिर कुछ खनिज होते हैं, ये होते हैं। जीव द्रव्य का 90% भाग, कितना प्रतिशत? 90% भाग जल होता है। इसको आप प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, यानी कुछ कोशिकाओं में 2% कम या 2% अधिक, परंतु कुछ शुष्क पौधों में, शुष्क डेजर्ट एरियाज के पौधों में यह जीव जल का जो प्रतिशत 85% तक आ जाता है, परंतु औसत ये माना जाता है कि जीव द्रव्य का 90% भाग जल होता है। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट 2% होते हैं, ये भी प्लस माइनस 0.5% कम या अधिक हो सकता है भिन्न भिन्न प्रकार के जीव में। और फिर जो है प्रोटीन्स 7% होते हैं, यह भी प्लस या माइनस 1% हो सकता है। और फिर जो है लिपिड्स यानी वसा 1% होते हैं, वसा 1% होता है, जो प्लस या माइनस 0.5% हो सकता है। आरएनए और डीएनए यानी न्यूक्लिक अम्ल जो है वह लगभग 1% होते हैं, 1% होते हैं, जो प्लस माइनस हो सकते हैं, थोड़ा बहुत कम वृद्धि। खनिज जो है वह भी 1% हो सकते हैं, 0.5% होते हैं। इस तरह से औसत रूप से जीव द्रव्य का रासायनिक गुण बताया गया है, जो फिक्स नहीं है। अलग अलग पौधों में, अलग अलग जीवों में इसकी प्रतिशत मात्रा कुछ घटती है और बढ़ती रहती है, परंतु एक पॉइंट नोट करें कि लगभग जल जो है वो 90% होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है, फिर तीसरे नंबर पर कार्बोहाइड्रेट है, फिर आरएनए ये 5% से लेकर 1% के बीच होते हैं। खनिज जो है लगभग 0.5% होते हैं। वसाएं भी कोशिकाओं में 1% के लगभग पाई जाती हैं। इस तरह से जीव द्रव्य का यह रासायनिक गुण कहें या रासायनिक संगठन कहें, दोनों एक ही बातें होती हैं। अब हम अगले टर्म पर देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे कि कोशिकांगों का वर्णन। इसमें पहले आप वर्णन देखेंगे ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।